नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आप सभी का प्रिपरेशन साथी आपके अपने यूट्यूब चैनल, जिस पे हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ क्लास से, क्लास 11th के टॉपिक रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं रिस्पायरेशन क्या होता है और रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। रिस्पायरेशन के दो टाइप्स पढ़ाए हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन, यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। दोनों में अंतर भी हम समझे थे, अवायवीय श्वसन क्या होता है और वायवीय श्वसन क्या होता है, यानी एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। यहाँ तक हम लोग जो है पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने के लिए है हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें, यानी जीव है जिसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। यदि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करें तो उसमें जानेंगे आज हम रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं अमीबा में रिस्पायरेशन की क्रिया कैसे होती है, अमीबा जो है कैसे ब्रीथ कर पाते हैं, यानी अमीबा में श्वसन कैसे होता है। आज का टॉपिक है हमारा रिस्पायरेशन इन अमीबा, यानी अमीबा में श्वसन कैसे होता है। तो क्या हम ये भी समझेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, तो क्या एक कोशिकीय प्राणी के लिए भी श्वसन जरूरी है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और रिस्पायरेशन में आप लोगों को बताए हुए हैं कि रिस्पायरेशन जो है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन जो है एक वाइटल प्रोसेस है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब हुआ कि ये जो है सभी जीवों के लिए एसेंशियल है, ये सभी ऑर्गेनिज्म में होगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास है आज पढ़ने के लिए अमीबा में रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन इन अमीबा, यानी अमीबा में श्वसन कैसे होता है, यानी अमीबा जो है कैसे सांस लेते हैं। इससे पहले अमीबा के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर, याद रखना है आप लोगों को, यूनिसेल्युलर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अमीबा फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ मृदु जल जिसको कहते हैं, स्वच्छ जल, यानी नदी में, तालाब में, झील में, पोखर में, इन सभी जगहों पे ये रहेगा। मेरीन वाटर में नहीं है, नहीं रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल है। अमीबा में रिस्पायरेशन की बात करें तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। अमीबा जो है एक सेल का है, इसका शेप जो है अनियमित होता है, इरेगुलर शेप होते हैं, इरेगुलर शेप के अमीबा होते हैं, यानी अनियमित आकार के होते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अमीबा में रिस्पायरेशन की प्रोसेस, यानी अमीबा में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो लिखिए कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अमीबा जो है एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका से ये बने होते हैं। अमीबा इससे पहले बताए कि ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में जो है ये रहेगा, एक्वेटिक है तो पानी में रहने वाले जीव को एक्वेटिक या जलीय जीव कहते हैं। तो वे एनिमल जो जल में रहते हैं, लिखिए अमीबा जलीय जीव है जो फ्रेश वाटर में यानी स्वच्छ जल में रहता है। स्वच्छ जल कहने से मतलब हुआ रिवर का पानी, रिवर, लेक, पॉन्ड, पॉन्ड, ये वाटर जो है कहलाता है फ्रेश वाटर बॉडी। तो
अमीबा जो है एक फ्रेश वाटर है, स्वच्छ जल में रहेगा, रिवर में, लैक में, पॉन्ड में। अमीबा में रिस्पायरेशन की बात करें तो अमीबा में रिस्पायरेशन के लिए ध्यान देना है, रिस्पायरेशन के लिए कोई विशेष रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होते। जैसे यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में रिस्पायरेशन के लिए जो है एक विशेष प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन है और मनुष्य के रिस्पायरेटरी ऑर्गन को फेफड़ा यानी लंग्स कहते हैं। लेकिन यदि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में ऐसा कोई विशेष रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि अमीबा में कोई विशेष रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है एक सेल से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जब एक सेल से ही बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें टिश्यू बन ही नहीं पाया, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म का वो आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है पहले सेल बनता है, सेल जो है सेल का ग्रुपिंग होने के बाद वो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू बनने से यदि हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि है तो वो पहले उसमें सेल और ये ढेर सारा सेल मिल करके टिश्यू बनाएगा, और ये टिश्यू जो है ऑर्गन बनाता है यानी अंग बनाएगा, और फाइनली ढेर सारे सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से जो है ऑर्गन बना। तो यहाँ तक का प्रोसेस है। लेकिन अमीबा में तो टिश्यू है ही नहीं। टिश्यू क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है केवल एक सेल से बने होते हैं, एक सेल के ऑर्गेनिज्म है। जब अमीबा एक सेल से बना हुआ है यानी यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर होने की वजह से इसमें सेल यानी एक सेल है बस, बट टिश्यू नहीं है। जब टिश्यू नहीं है तो यहाँ पे ऑर्गन भी नहीं बन पाया है। इसीलिए लिखे हैं कि अमीबा में रिस्पायरेशन के लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं है। अमीबा में रिस्पायरेशन ही नहीं, इसके अलावा और सभी जो प्रोसेस चल रहा है अमीबा में, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इन सभी के लिए भी इसका होल बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है, न कि कोई स्पेशल ऑर्गन इसमें डिजाइन है यानी बने हुए हैं। ऐसा ऑर्गन कोई इसमें नहीं बना, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है केवल प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड लेवल है। यहाँ पे जो है एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है ये अमीबा। यहाँ पे टिश्यू देखने को मिलता ही नहीं है। जब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन कहाँ से बन जाएगा? तो ऑर्गन जो है यहाँ नहीं है। तो लिखिए अमीबा में रिस्पायरेशन के लिए, करेक्ट कर लीजिएगा, अमीबा में रिस्पायरेशन के लिए कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होते। ये ध्यान रखना है कि यहाँ कोई अलग से रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं देखने को मिलता है, नहीं होते हैं। डिफ्यूजन यानी जिसको विसरण कहते हैं, विसरण क्रिया द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिस्पायरेशन करता है। अब देखिए विसरण क्रिया का मतलब आप लोगों को पता होगा कि अमीबा जो है, यदि अमीबा हम बना के दिखाएं तो अमीबा जो है एक फ्रेश वाटर एनिमल है जो फ्रेश वाटर में रहता है। तो अमीबा का शेप जो है इरेगुलर होता है। ये रहा कोई एक अमीबा, इसका ये न्यूक्लियस रहा। यदि हम ये बनाए, ये जो है वाटर में है, अभी इसको हम जो है वाटर में दिखा दे रहे हैं। ये अमीबा जो है वाटर में है, वाटर बॉडी में है। तो ये अमीबा दिखाया गया है जो कि वाटर में है। अब ये वाटर में जो है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यानी डिफ्यूजन समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल जो होते हैं उस अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वाटर में अधिक है, लेकिन इसके बॉडी में ऑक्सीजन कम मात्रा में है। तो ये ऑक्सीजन जो है इस वाटर से जाएगा अमीबा के बॉडी में, और इसके बॉडी में जो CO2 बनेगा, ये CO2 फिर वही विसरण क्रिया के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो यह ध्यान देना है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इसमें श्वसन होता है यानी रिस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो अमीबा है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को पिक कर रहा है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो इसके बॉडी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे विसरण क्रिया हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है गमन हो रहा है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो ये जो है अमीबा के अंदर प्रवेश किया। अब इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये CO2 अमीबा से निकल करके इस वाटर में आ रहा है। तो यही प्रोसेस होता है डिफ्यूजन।
तो याद रखना है आपको कि अमीबा में रिस्पायरेशन के लिए तो कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन है नहीं, लेकिन यहाँ पे रिस्पायरेशन जो होता है यानी श्वसन जो होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही हो रहा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसके वजह से इसमें रिस्पायरेशन संभव है यानी श्वसन जो है प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। आगे है कि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, अभी बताए डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है जिसको विसरण कहते हैं, तो वाटर में उपस्थित डिजॉल्व ऑक्सीजन, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है यानी घुलनशील जो ऑक्सीजन है पानी में, ये घुलनशील ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है एवं अमीबा में प्रवेश करता है। क्रॉस कर अमीबा में जो है ये एंटर कर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन प्रोसेस होगा यहाँ पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अमीबा में एंटर कर जाएगा एवं अमीबा के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन द्वारा बाहर आ जाता है। जैसे बताया इससे पिछले वाला स्लाइड याद कीजिए, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये रहा अमीबा, और ये अमीबा जो है ऑक्सीजन को पिक किया, डिजॉल्व ऑक्सीजन को, और इसके बॉडी में रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब इसके बॉडी से बाहर निकल गया है। तो ये प्रोसेस हो गया अमीबा में जो है रिस्पायरेशन। तो ध्यान दीजिए, तो वाटर में उपस्थित जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर अमीबा में प्रवेश करता है, ये याद रखना है आपको, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। एवं अमीबा के बॉडी में जो रिस्पायरेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के द्वारा सिंपल क्या हो रहा है कि अमीबा में जो है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है और पानी में उसके कंपेयर में कम है, तो पानी में वो चला जाएगा। तो यहाँ पे वही चीजें समझाया गया है कि यहाँ देखिए ब्लैक कलर की तीर से दिखाया गया है, ये ऑक्सीजन जो है अमीबा के बॉडी में एंटर कर रहा है, और दूसरा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ये अमीबा का जो है न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये फूड वैक्यूल दिखाया गया है अमीबा का यहाँ पे, और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाया गया, ये इरेगुलर शेप का अमीबा का जो है ये फिगर जो है अमीबा का दिखाया गया है। ये डायग्राम आपको अमीबा का जो है दिखाया गया है। ये अमीबा हो गया, अमीबा का डायग्राम दिख रहा है। रिस्पायरेशन इन अमीबा यानी अमीबा में रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो दिखाया गया है। फिर उसी डायग्राम को यहाँ पे दिखे हैं, रिस्पायरेशन यूज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अमीबा जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इस डायग्राम में क्लियर है, स्पष्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और अमीबा के बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए। तो ये जो है वाटर में, ये वाटर है चारों ओर, इसके सराउंडिंग मीडियम में जो है वाटर दिखाया गया। तो वाटर जो है बाहर से, यानी जो सराउंडिंग मीडियम में वाटर है इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एंटर कर रहा है अमीबा की बॉडी में। ये सेल मेम्ब्रेन यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है, ध्यान दीजिए। ये डायग्राम से क्लियर हो गया है अमीबा में ब्रीथिंग यानी अमीबा में जो है रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो याद रखना है अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिस्पायरेशन के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ये रिस्पायरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा शो करेगा। इसमें ध्यान रखना यदि पूछा जाए अमीबा में किस टाइप का रिस्पायरेशन है तो आपको बताना है अमीबा में एरोबिक रिस्पायरेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन यानी वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन यानी वायवीय श्वसन जो है अमीबा में हो रहा है। तो यहाँ हम लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा,
वायवीय श्वसन अमीबा में। चलिए अमीबा के बाद आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है पढ़ने के लिए। अर्थवर्म, रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म, जिसको कहते हैं केचुआ, जो मिट्टी में रहते हैं, गीले मिट्टी में। रिस्पायरेशन जो है केचुआ में कैसे होता है, यानी अर्थवर्म जो है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं, हम क्लियर कर चुके हैं रेस्पायरेशन इन अमीबा। यदि आप सबको समझ आ गया होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म, यानी अर्थवर्म में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, इसको पढ़ते हैं। अर्थवर्म जो है एक प्रकार का मल्टी सेलुलर, ये जो है मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट है। मल्टी सेल्यूलर इनवर्टिब्रेट, मल्टी सेलुलर बोले तो एक से जो अधिक सेल से बॉडी बना हुआ है। इनवर्टिब्रेट बोले तो इसके बॉडी में बोन्स नहीं होते, बॉडी में जो है बोन्स नहीं है, इस वजह से इसको इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकी जीव जो है कहते हैं। अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। आप लोग जो है अर्थवर्म देखे होंगे, अर्थवर्म जो है गीले मिट्टी में रहते हैं, जो बिना हड्डी वाले प्राणी है, यानी अकशेरुकी, इसीलिए इसको अर्थवर्म को कहते हैं। तो अर्थवर्म जो है ब्रीथ यदि करना चाहेगा तो इसके पास रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन ह्यूमन के जैसे तो नहीं है, लेकिन इसका स्किन ही, यानी अर्थवर्म का जो स्किन है यही रिस्पायरेशन में भाग लेता है, यानी इसी के द्वारा इसमें ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास का जो क्रिया होता है, गैस एक्सचेंज का, ये प्रोसेस अर्थवर्म में ब्रीथिंग बॉडी के स्किन के द्वारा ही होता है। लेकिन इसमें याद रखना है कि स्किन के द्वारा जो होता है तो मॉइस्ट स्किन जो है मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब नमी युक्त त्वचा, नमी युक्त त्वचा। तो जब तक अर्थवर्म का स्किन जो है नमी युक्त होगा, यानी मॉइस्ट होगा, भिगा हुआ होगा, तब जो है तब वो ब्रीथ कर पाएगा। इसमें भी ब्रीथिंग का प्रोसेस यानी गैस एक्सचेंज का प्रोसेस डिफ्यूजन के द्वारा ही हो रहा है। डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा ही हो रहा है, विसरण के द्वारा यहाँ भी होता है। तो कैसे समझिए, ध्यान दीजिए, अर्थवर्म जो है कैसे ब्रीथ करते हैं। तो अर्थवर्म जो है ये रहा अर्थवर्म, ये अर्थवर्म रहा। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है इसके स्किन को क्रॉस करके वो ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी के अंदर चला जाता है, और इसके बॉडी में जो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी रिस्पायरेशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है, विसरण क्रिया के द्वारा हो रहा है रिस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग अर्थवर्म में। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्किन के द्वारा, जो त्वचा के द्वारा होने वाला रिस्पायरेशन होता है, उस रिस्पायरेशन को कुटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुटेनियस रिस्पायरेशन। ऐसा रिस्पायरेशन यानी स्किन के द्वारा, यानी मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन के द्वारा होने वाले रिस्पायरेशन को कुटेनियस रिस्पायरेशन, जिस तरह से यदि लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन, उसी तरह से कुटेनियस रिस्पायरेशन जो है स्किन के द्वारा होने वाला रिस्पायरेशन जो है कुटेनियस रिस्पायरेशन कहलाता है। कुटेनियस रिस्पायरेशन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये सारा जो है आपके लिए स्लाइड बना हुआ है, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास स्लाइड में, और पढ़ते हैं कि अर्थवर्म में रिस्पायरेशन जो है कैसे होता है। इतना सारा कुछ हम बोले हैं, आगे आप लोगों के लिए स्लाइड जो है पीडीएफ के फॉर्म में तैयार है,
अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन यानी नम त्वचा या नमीयुक्त त्वचा की सहायता से श्वसन करता है यानी रिस्पायरेशन। तो अर्थवर्म यदि बात करें रिस्पायरेशन की, तो अर्थवर्म में रिस्पायरेशन जो है नमीयुक्त त्वचा के द्वारा होता है, ये याद रखना है। त्वचा के द्वारा होने वाला जो रिस्पायरेशन होता है उसको जो है कुटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अर्थवर्म का स्किन थिन, अब देखिए अर्थवर्म कैसे जो है त्वचा के द्वारा ब्रीथ कर पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि अर्थवर्म का जो त्वचा होता है वो बहुत ही पतला होता है यानी थिन होता है। पतला होने की वजह से गैस एक्सचेंज जो है यानी गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है, क्योंकि त्वचा इतने ज्यादा थिन है यानी स्किन जो है इतने थिन होते हैं जिसकी वजह से वायुमंडलीय जो गैस है वो आसानी से ऑक्सीजन जो है इसके अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो अर्थवर्म का स्किन थिन यानी पतला होता है, बहुत ही पतला है स्किन, तथा मॉइस्ट होता है और इसके साथ साथ जो है मॉइस्ट भी है। तो इस वजह से गैस जो है आसानी से अर्थवर्म के स्किन को क्रॉस कर जाता है। तो ये याद रखना है कि अर्थवर्म का स्किन जो है पतले होने की वजह से जो वायुमंडलीय गैस होते हैं वो आसानी से अर्थवर्म के बॉडी में एंटर कर पाता है त्वचा के द्वारा। और इसमें ब्रीथिंग भी जो है यदि बोला जाए ब्रीथिंग किस तरह से हो रहा है, तो ब्रीथिंग जो है इसमें त्वचा के द्वारा होता है। तो अर्थवर्म में याद रखना है स्किन के द्वारा जो है रिस्पायरेशन है। लिखे हैं अर्थवर्म के स्किन में ब्लड सप्लाई, ये ध्यान रखना है क्योंकि देखिए ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है Hb, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर Hb जो है ऑक्सीजन से जुड़ करके HbO2 बना रहा है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो HbO2 जो बन रहा है तो इसको बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है यानी इसी फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो HbO3 जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे बॉडी में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। तो ये अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसको ब्लड बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक यानी सेल्स तक जो है अलग अलग सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा है ब्लड, और किस फॉर्म में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अब इस सेल में जो बना ऑक्सीजन होगा यानी ऑक्सीजन जो आया, अब रिस्पायरेशन के द्वारा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब फिर जो है उस फ्री, क्योंकि अब फ्री हो जाएगा हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन दे देगा सेल को, तो इस फ्री हीमोग्लोबिन से ये बाइंड करके अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा और ये फिर जो है अब फिर से ब्लड में आएगा यानी अब ये जो है ब्लड में आ गया है और ब्लड के द्वारा फिर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड स्किन को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है अर्थवर्म के बॉडी में चल रहा है। ध्यान देना है, यहाँ पे समझने वाला बात है कि जो अर्थवर्म जो होते हैं इसमें क्या हो रहा है, फाइनली ध्यान दीजिएगा, अर्थवर्म का बॉडी का जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिन है। तो थिन होने के वजह से गैस वायुमंडलीय जो एयर है वो आसानी से अर्थवर्म के बॉडी में जा रहा है। जब अर्थवर्म के बॉडी में आसानी से वो एयर जा रहा है तो अब ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी के सभी सेल तक जब जाएगा तो सभी सेल तक जाने के लिए इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, यानी ले जाने वाला कोई गाड़ी चाहिए। तो वो काम कर रहा है अर्थवर्म के शरीर में ब्लड। तो ब्लड का काम होता है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। तो अब ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को, अर्थवर्म में जो है जो ब्लड होते हैं तो ब्लड का जो प्लाज्मा है इसके प्लाज्मा में यानी हीमोग्लोबिन है। तो अर्थवर्म का प्लाज्मा रेड होता है, ये भी याद रखना है। अर्थवर्म का जो है आरबीसी रेड नहीं होता है। इसका कारण ये है कि अर्थवर्म का
अर्थवर्म के बॉडी में Hb जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं प्लाज्मा में, न कि आरबीसी में, और इसी वजह से आरबीसी अर्थवर्म का रेड नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है। अर्थवर्म का यदि पूछा जाए कि प्लाज्मा रेड है या आरबीसी, तो बताना है अर्थवर्म का जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं वो रेड एक्चुअल में है नहीं, लेकिन प्लाज्मा जो है इसका रेड होता है। तो प्लाज्मा के द्वारा यहाँ पे गैसों का परिवहन हो रहा है, तो सभी सेल तक पहुंचा ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन को यूज करेगा सेल, अर्थवर्म के बॉडी का सेल। अब उसके बॉडी में जो बना हुआ CO2 होगा यानी सेल के पास, अब वो फिर हीमोग्लोबिन उससे बाइंड करेगा और वो जो लेकर के आएगा स्किन में, और वो फिर वहां से बाहर निकल जाएगा। ये बातें जो है इसमें ध्यान रखना है। तो लिखे हैं यदि अर्थवर्म के स्किन में ब्लड सप्लाई अधिक होता है, इसीलिए अर्थवर्म ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर, अब ध्यान दीजिए, अर्थवर्म के बॉडी में ब्लड सप्लाई स्किन में, यहाँ पे स्किन लिखे हैं, स्किन में जो है ब्लड सप्लाई अधिक होता है, इसीलिए जो अर्थवर्म होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ऑक्सीजन है अब अर्थवर्म के बॉडी से यानी स्किन में जो आया हुआ है, स्किन से ब्लड में चला जाता है, और ब्लड जो है उसका परिवहन करेगा, पूरे बॉडी के सभी सेल तक जो है लेके जाने का जो है काम करेगा। तो लिखे हैं अर्थवर्म के ब्लड के प्लाज्मा में रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, यही वहां पे बोले थे, याद रखिए। अर्थवर्म के जो ब्लड है और ब्लड का जो वाटर पार्ट यानी लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में क्या है, हीमोग्लोबिन है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट जिसको कहते हैं, इसीलिए इसका प्लाज्मा जो है वो रेड होगा। अर्थवर्म के बॉडी में बने CO2 स्किन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है, बना CO2 जो है स्किन से जो है अब बाहर निकल जाएगा। तो ये दिखाया गया है अर्थवर्म का डायग्राम। तो ये जो है अर्थवर्म का स्किन दिखाया गया, ये स्किन का जो है TS व्यू दिखाया गया, कट करके दिखाया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन। कट करने के बाद ये अर्थवर्म में के बॉडी में ये स्किन का व्यू जो है, इसी को जूम करके, ये छोटा सा पार्ट, इसका इतना सा पार्ट जो है जूम करके दिखाया गया है। ये दिखाया गया आपको, ये दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स दिखाया गया है। इस ब्लड वेसल्स में यानी ब्लड का सप्लाई दिखाया गया है, रेड कलर का प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दिखाया गया है। अब देखिए ये जो है ये दिखाया गया है आपको कि अर्थवर्म के बॉडी में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, और रेड कलर का जो दिखाया गया है ये बाहर का जो ऑक्सीजन है यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो वो एंटर कर रहा है। तो रेड वाले में जो है प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड। आप प्योर ब्लड किसको बोलेंगे, O2 रिच ब्लड को, O2 रिच ब्लड यानी जिसमें जो है ऑक्सीजन अधिक होगा, तो ऐसे ब्लड को प्योर ब्लड कहते हैं। और दूसरा जो है इम्प्योर ब्लड, ये दिखाया गया है CO2 रिच ब्लड, जो CO2 रिच ब्लड होगा उसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। तो ये जो है आपको दिखाया गया है O2 रिच और जो है CO2 रिच ब्लड दिखाया गया है। तो ये ब्लड वेसल्स है स्किन में दिखाया गया है कि इसका स्किन जो है हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर का मतलब ब्लड सप्लाई अधिक है, हाईली वेस्कुलर है। हाईली वेस्कुलर जो है इसका स्किन दिखाया गया, मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई अधिक है, तो आसानी से जो है गैस जो एटमॉस्फेरिक O2 है वो एंटर कर जाता है, और इसमें बना हुआ जो CO2 है वो CO2 जो है बाहर निकल रहा है। तो ये फाइनली हुआ कि अर्थवर्म में ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है कैसे चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। तो ये रहा रिस्पायरेशन इन अमीबा और रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म, यानी अर्थवर्म में जो है कैसे श्वसन होता है, और अमीबा जो एक कोशिकीय जीव था इसमें कैसे श्वसन होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे और अलग अलग जीवों में रिस्पायरेशन कैसे होता है, ब्रीथिंग यानी श्वसन जो है कैसे होता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए